Hello dear students, welcome to the class, and in this class we are going to discuss about chromosome, their structure, function, and also we will discuss about chromatin and their organization. So let's start the class. In this class we are going to discuss what is chromosome. Chromosome क्या है? तो फर्स्ट हम क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है या क्रोमोसोम जो का नाम है उसको देखते हैं कि क्रोमोसोम नाम ये किस तरीके से पड़ा। तो जो क्रोमोसोम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये आपका क्रोमोसोम दोनों अलग अलग ग्रीक वर्ड हैं। एक का जो क्रोमोसोम है हाफ पार्ट इसका है क्रोमा एंड सेकेंड पार्ट है सोमा। क्रोमा का मतलब होता है कि कलर्ड, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कलर्ड हो, कलर्ड। एंड सोमा का यहाँ मतलब है बॉडी। इट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर कि जिसे हम देखें तो वो हमें क्या दिखे कि ये इनका स्ट्रक्चर कलर्ड है, मतलब कलर्ड बॉडी, इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है वर्ड क्रोमोसोम। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की खोज किसने की थी फर्स्ट। तो क्रोमोसोम की जो फर्स्ट डिस्कवरी है वो 1875 में 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। सबसे पहले 1875 में क्रोमोसोम की स्टडी की गई, मतलब उसकी डिस्कवरी की गई। और क्रोमोसोम का जो नाम है कि क्रोमोसोम, ये टर्म यूज़ किसने किया था, तो ये टर्म यूज़ करने वाले आपके साइंटिस्ट हैं वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने फर्स्टली यूज़ किया था कि जो ये वर्ड है या ये कलर्ड बॉडी को हम जिस नाम से, जिस टर्म से जानेंगे उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। और ये टर्म 1888 में दिया गया था, वर्ड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है एक्चुअल में, कि ये आपने कब हमेशा पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल में बेसिकली कहाँ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, किससे मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। तो पूरी क्लास को हम अच्छे से समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। Chromosome are structures comprising of cellular DNA in the form of tightly coiled bundles. क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जो डीएनए से मिलकर बने होते हैं और इसमें क्या बहुत ही ज़्यादा ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही संगठित स्ट्रक्चर होते हैं। और डीएनए के साथ साथ इसमें कई तरीके के प्रोटीन्स आपस में मिलके पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमंस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ह्यूमंस की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में या प्लांट्स में क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। The DNA are present in the chromosome is coiled several times around histone proteins providing support to the structure। कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम, डीएनए बनाता है क्रोमोसोम किस तरीके से, कई तरीके के जो हिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उन सब के अराउंड जो डीएनए होता है वो क्या है, क्वाइल्ड रहता है, चारों तरफ से घेर के आपस में, कि उसके स्ट्रक्चर को हम मेंटेन रख सकें। इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज करता है, डीएनए और प्रोटीन के साथ मिलके आपस में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। इन एडिशन टू द डबल हेलिकल डीएनए हिस्टोन, द बेसिक क्रोमोसोमल प्रोटीन एज वेल एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन अ क्रोमोसोम। अब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन, डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब आपस में मिलके एक
प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेट्रोजिनस group of acidic protein which lack a definite characterization, yet these are important for the appropriate gene expression and typical chromosomal behavior. This DNA and chromosomal protein complex is referred to as प्रोटीन। कह रहा है कि इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि हिस्टोन फॉर्म में भी है, ये बेसिक प्रोटीन है, ये इसकी नीड हमेशा रहेगी क्रोमोसोम के फॉर्मेशन की। उसके साथ साथ इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर हेट्रोजिनस। अगर किसी क्रोमोसोम में नॉन हिस्टोन के अलावा जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे हम रेफर करेंगे हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्या एसिडिक प्रोटीन होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के कैरेक्टराइजेशन की कमी होती है या वो जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड टिपिकल क्रोमोसोम बिहेवियर, दिस डीएनए एंड क्रोमोसोमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम। अब यही डीएनए और जो क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। अब यही क्रोमैटिन आपस में इस तरीके से क्वाइल्ड या कंडेंस्ड रहता है तो फॉर्म होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, तो जो स्टडी हम लोग हमेशा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर करते हैं वो किस शेप में होता है, एक्स शेप में। ये बेसिकली जो क्रोमोसोम है हर फेज में सेल डिवीजन पढ़ेंगे जिसमें हमारा इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उन सब में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जिसकी स्टडी हम प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो वो है एक्स शेप क्रोमोसोम। और ये एक्स शेप क्रोमोसोम सेल के जिस डिवीज़न में पाया जाता है उसे कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो हमें एक्स शेप में दिखने को मिलता है और इसी की स्टडी प्रॉपर तरीके से हम लोग ज़्यादातर करते हैं या फिर प्रैक्टिकली इन्हें हम देख सकते हैं मेटाफेज में, तो इसलिए पढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। उसमें है, ये है प्रॉपर हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये देख रहे हैं आप, ये क्रोमोसोम है एक्स शेप का। अब बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि दोनों ये क्रोमैटिड्स इसे बोलते हैं, इन सब को जोड़ने का काम करता है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के थ्रू ही ये जितने भी क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है, ये जो फर्स्ट लेयर है, जो इसे हम पेलिकल से रेफर करते हैं, पेलिकल वर्ड यूज़ करते हैं उसकी सराउंडिंग्स को यूज़ करने के लिए। फिर है मैट्रिक्स, जो उसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में, वो मैट्रिक्स। सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का काम करता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर है क्रोमोनिमा एंड क्रोमोमियर, जो डीएनए इसके थ्रू जाता है और उसमें जो प्रोटीन्स अरेंज होते हैं उन सब को क्रोमोमियर एंड क्रोमोनिमा में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये कई पार्ट हैं सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स। इन सब को एक एक करके देखते हैं कि इन सब का क्या फंक्शन होता है क्रोमोसोम में। फर्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जिसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर काइनेटोकोर के नाम से भी जानते हैं किसे, सेंट्रोमियर को। इसका क्या काम होता है, इज द क्रोमोसोम रीजन टू विच स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड lined during metaphase. Following are the 4 important function of a centromere. जो सेंट्रोमियर है उसे हम काइनेटोकोर या फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आपस में अटैच होते हैं। किस फेज में, सेल डिवीज़न के मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने का काम
या इस तरीके से दिखते हैं ये। अब क्रोमैटिड क्या है, ये हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिकल जो हाफ होते हैं क्रोमोसोम का, आधा ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन है, बीच में जो सेंट्रोमियर उन सब को अटैच करने का काम करते हैं। एक सिंगल डीएनए में उसके मॉलिक्यूल में जितने भी हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में टाइटली अरेंज करने का काम सेंट्रोमियर का ही होता है। यह है ओरिएंटेशन। इसका फंक्शन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज। मेटाफेज में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के ओरिएंटेशन में मेटाफेज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपस में ये इन सब को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का काम मेटाफेज में करता है। फिर है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। और सेंट्रोमियर का क्या काम होता है, एनाफेज में जब होगा, जब एनाफेज में होगा तब सेंट्रोमियर क्या करेगा कि क्रोमोसोम को क्या एक पोल से दूसरे पोल में या सेल के न्यूक्लियस के सेंटर से दोनों पोल्स में जाने या उसके मूवमेंट में काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड के फॉर्मेशन में भी सेंट्रोमियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर है मेंटेनिंग द क्रोमोसोम शेप। क्रोमोसोम के शेप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी सेंट्रोमियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रोमियर इज ऑल्सो नोन एज काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर को काइनेटोकोर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग एनाफेज, क्योंकि ये एनाफेज में क्या मूवमेंट करने का काम करते हैं। सेंट्रोमियर्स कैन फाउंड एट वेरियस लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम इंक्लूडिंग टर्मिनल, सब टर्मिनल, मीडियन एसेट्रा। जो सेंट्रोमियर है ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के नाम पे ये क्रोमोसोम के कई पार्ट में भी पाया जाता है, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे जो सेंटर में प्रेजेंट होगा। एक और सेंट्रोमियर कहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम सेकेंडरी रीजन कहते हैं या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। फिर है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये एक क्रोमैटिड इज वन ऑफ द टू डिफरेंट longitudinal subunits ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अब ये एक सिंगल पूरी लॉन्गिट्यूडनल यूनिट क्या कही जाती है, क्रोमैटिड। ड्यूरिंग द एनाफेज दीज क्रोमोसोमल सब यूनिट्स स्प्लिट। और एनाफेज जब आता है सेल डिवीजन में तो यही यूनिट ये एक अलग अलग हो जाती है, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर द टू टाइप ऑफ क्रोमैटिड। और यही क्रोमैटिड के पार्ट होते हैं। अगर सेम क्रोमैटिड डिफ्रेंशिएट होता है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, साथ ही साथ किसी और क्रोमोसोम में जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं। ये क्रोमैटिड के पार्ट होते हैं या टाइप होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स कम फ्रॉम द सेम क्रोमोसोम। कह रहा है कि सिस्टर क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम से आते हैं। जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से आते हैं। एक ही जैसे क्रोमोसोम का जब आएगा क्रोमोसोम एक स्टैंड एक क्रोमैटिड, तो जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, एक्स क्रोमोसोम। अगर एक इसका क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड एक इसका क्रोमैटिड जब एनाफेज में हमें देखने को मिलेगा तब उसे हम कहेंगे ये मतलब ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब एक ही जैसे स्ट्रक्चर से दो अलग अलग जब क्रोमैटिड आएंगे तो उसे हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अगर यही एक क्रोमैटिड एक्स क्रोमोसोम से आया एक क्रोमैटिड वाई क्रोमोसोम से तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं कह सकते हैं। ये कब आता है, ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोमल एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड। अब क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कब होता है, इंटरफेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है
और उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोमियर कनेक्ट टू द टू क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड को कनेक्ट करने का काम करता है। ईच क्रोमैटिड बिकम्स ए क्रोमोसोम आफ्टर द सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज। अब यही क्रोमैटिड जब सेपरेट हो जाएंगे तब एक सिंगल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। अब किस फेज में? सेल डिवीजन के एनाफेज में। फिर आते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हमने कहा था कि इसे काइनेटोकोर कहते हैं या फिर सेंट्रोमियर। देन हमारा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन refers to the restricted or narrow region other than that of the centromere। जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट होगा जहाँ से दो प्रॉपर सिस्टर क्रोमैटिड का अटैच्ड होंगी। कहीं कहीं और कॉन्स्ट्रक्शन होगा जिसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इट मेंटेन्स इट्स लोकेशन एंड कैन बी यूज्ड एज द वैल्यूएबल मार्कर। ये क्या, इसके लोकेशन हमेशा मेंटेन रहती है और ये एज ए वैल्यूएबल मार्कर की तरह काम करते हैं। मतलब इस रीजन से डीएनए डिफरेंशिएट होता है जहाँ से क्या है, इट इज़ यूजुअली फाउंड ऑन क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर से अलग दूसरे आर्म पे पाया जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द लॉन्ग आर्म इन द सिचुएशन। ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी ये देखने को मिलेगा कि ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है उसके लॉन्ग आर्म में, मेजरली ये शॉर्ट आर्म में हमेशा प्रॉपर उससे देखने को मिलेगा। Satellite is a chromosome segment that is separated from the main body of the chromosome by a secondary constriction. Satellite chromosome or SAT chromosome is a chromosome with a secondary constriction. अब secondary constriction जहाँ पे present होगा वहाँ से क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट सेगमेंट कहेंगे या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से भी जानेंगे जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होगा। देन है टीलोमियर। ये एक टर्मिनल रीजन होता है कि जो कि दोनों साइड क्रोमोसोम के प्रेजेंट होता है। अब टीलोमियर का क्या काम होता है? टीलोमियर इज द टर्मिनल रीजन टीलोमियर इज द टर्मिनल रीजन ऑफ बोथ साइड ऑफ क्रोमोसोम। ये टीलोमियर क्रोमोसोम के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। किस रीजन पे? टर्मिनल रीजन पे। दस देयर आर 2 टीलोमियर्स ऑन ईच क्रोमोसोम। दीज आर conceptual structure that are not observed under the light or electron microscope। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। The polarity effect prevents telomere of one chromosome from joining with the telomere of another chromosome. Hence, the translocation can be occur only when the end of telomeres are broken। टीलोमियर क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसलोकेशन का काम करता है। और ये ट्रांसलोकेशन कब होगा? जब दोनों क्रोमोसोम क्या हो? ब्रोकन हो। क्रोमोसोम। फिर है क्रोमोमियर्स। ये एक एक आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के पार्ट ही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोमियर। क्रोमोमियर्स आर द लीनियरली ओरिएंटेड बीड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द क्रोमोसोम। किसी भी बीड्स या मोती समझ लें कि उन सब को क्या लीनियर फॉर्म में अरेंज किया गया है। किससे? डीएनए के द्वारा। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। दीज कैन बी क्लियरली सीन इन पॉलीटीन क्रोमोसोम। और ये पॉलीटीन क्रोमोसोम में
प्रॉपरली देखा जा सकता है। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम का स्पेशल स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा, क्रोमोसोम इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, क्रोमोमेयर इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल क्वाइलिंग, आरएनए सिंथेसिस एंड आरएनए प्रोसेसिंग। जो क्रोमोमियर्स है वो रिजल्ट है किसका, जितने भी अभी तक डाटा अवेलेबल हुए हैं कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की यूनिट है या फिर क्रोमोसोमल क्वाइलिन की यूनिट कह सकते हैं, आरएनए सिंथेसिस या आरएनए की प्रोसेसिंग में भी ये देखने को मिलता है। देन है क्रोमोनेमा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसे क्रोमोनेमाटा भी कहते हैं, क्रोमोनेमा या फिर प्लूरल फॉर्म में इसे हम क्रोमोनेमाटा कहते हैं। ये क्या है, एक थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। जब क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स को बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड कर दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोनेमा कहेंगे। दे आर विजिबल ओनली अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसे कब देखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। थ्री मेजर फंक्शन ऑफ क्रोमोनेमा आर दैट इट रेगुलेट्स क्रोमोसोम साइज। अब इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, तीन मेजर फंक्शन होते हैं क्रोमोनेमा के। एक है कि ये रेगुलेट करता है क्रोमोसोम की साइज को, कि क्रोमोसोम का साइज क्या होगा, कॉजेज क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन, क्रोमोसोम की ड्यूप्लीकेशन कॉपी बनाने में ये काम करता है, एंड इन द जीन बियरिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के किस रीजन पे जीन्स प्रेजेंट होंगे उस, ये किसका फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन हमारा क्रोमोनेमा का होगा। क्रोमोनेमा इज अ सब क्रोमैटिड स्ट्रक्चर। ये एक सब क्रोमैटिड का एक सब स्ट्रक्चर है। देन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ मास ऑफ एक्रोमैटिक सबस्टेंस इन विच क्रोमोनेमाटा आर एम्बेडेड। क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मैट्रिक्स, ये क्या है, एक एक्रोमैटिक सबस्टेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जहाँ पे क्रोमोनेमाटा ये क्या होते हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। मैट्रिक्स इन केस विथ पेलिकल इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर बोथ नॉन जेनेटिक सबस्टेंस। और मैट्रिक्स का क्या काम होता है, ये भी पेलिकल की तरह होते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रदान करते हैं किसे, क्रोमोनेमाटा को, और इनका सेल या जीन एक्सप्रेशन में कोई भी रोल नहीं होता। ये नॉन जेनेटिक सबस्टेंस की तरह काम करते हैं, बस प्रोटेक्शन देते हैं। अब है क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमैटिन किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, अभी तक क्रोमोसोम पढ़े हैं, अब देखते हैं क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमैटिन किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है सेल में, क्योंकि ये एक बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म हो सकता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि क्रोमैटिन जो है एक जेनेटिक मटेरियल है और ये किससे मिलकर बना होता है, इसे हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं किसका, क्रोमोसोम का, क्योंकि क्रोमैटिन ही आपस में कुछ प्रोटीन से मिलकर या फिर कुछ और अन्य मॉलिक्यूल से मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। इस तरीके से अरेंज होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, जिससे बनता है हमारा क्रोमैटिन। अब देखते हैं क्रोमैटिन किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और किस तरीके से ये क्वाइल्ड होता है, तो बनता है क्रोमोसोम। इसे हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं जो कि क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। तो देखते हैं, chromatin is a genetic substance. Chromatin is a genetic substance or a macromolecule made up of DNA, RNA and related proteins that make up chromosome in the nucleus of the eukaryotic cell. क्रोमैटिन क्या है, एक जेनेटिक सबस्टेंस है, या फिर इसे हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं, जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। किससे मिलकर बना है ये, मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए और रिलेटेड प्रोटीन्स। बेसिकली जो क्रोमोसोम में प्रोटीन पाया जाता है उसे कहेंगे हम हिस्टोन प्रोटीन, और साथ ही साथ ये कुछ और मॉलिक्यूल भी जो प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जिस तरीके से आपस में अरेंज होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं,
तो बनाते हैं क्रोमोसोम। दिस क्रोमैटिन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो इतना लंबा स्ट्रक्चर होता है कि एक छोटे से सेल, और बेसिकली सेल भी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेल से वो छोटा है। और वो डीएनए किस तरीके से आपस में इतना बड़ा स्ट्रक्चर अरेंज होगा, अगर उसकी प्रॉपर डीएनए की हम लेंथ लें तो अप्रॉक्स 2 मीटर के अप्रॉक्स एक डीएनए एक सिंगल लेंथ होती है। तो अब ये इसका ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डीएनए का, कि इतने बड़े डीएनए वो भी सेल के अंदर न्यूक्लियस में किस तरीके से प्रेजेंट होगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। तो इसलिए क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका काम क्या क्या होता है क्रोमैटिन का, ये क्या करता है? प्रिवेंटिंग डीएनए डैमेज। डीएनए पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी किए रहते हैं, उन सबको प्रिवेंट करने का काम करता है कौन? क्रोमैटिन। फिर है टाइटली पैकिंग ऑफ डीएनए इनटू द सेल। और डीएनए को टाइटली पैक्ड, इतने क्वाइल्डली पैक किए रहता है कि वो सेल के न्यूक्लियस में अरेंज हो सके। तब भी इस क्रोमोसोम को देखेंगे, अगर क्रोमोसोम जो है प्रॉपरली कंडेंस्ड, हमेशा इतना ज़्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है कि अगर डीएनए को खोलें तो बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर हमें डीएनए का क्रोमोसोम से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। फिर है कंट्रोलिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने का काम और जीन एक्सप्रेशन करने का काम भी क्रोमैटिन का ही होता है। फिर सपोर्टिंग द डीएनए मॉलिक्यूल टू परमिट सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेसिकली मियोसिस एंड माइटोसिस, ये सपोर्टिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल को सपोर्ट करने का काम भी क्रोमैटिन का होता है माइटोसिस और मियोसिस फेज में। फिर फॉलोइंग आर द 3 स्टेजेस ऑफ क्रोमैटिन ग्रुप। क्रोमैटिन जो ऑर्गेनाइज इस तरीके से होता है, बेसिकली 3 ग्रुप में उसे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है कि ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसोम बाय रैपिंग द डीएनए अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। अगर ऐसे समझ ले कोई धागा है, उसमें हम कोई मोती बांध रहे हैं, ठीक है, और उसको 1-2 राउंड, मतलब उसमें पूरी प्रॉपरली राउंड करके वो चारों तरफ फैला के जब उसे रैप करते हैं तब बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम। मतलब डीएनए को जब डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाता है तब वो बनाता है न्यूक्लियोसोम, और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। और इसमें जो प्रोटीन यूज होता है उससे है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को ही ये आपस में चारों तरफ रैप करने का काम डीएनए करता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन में भी इसमें बेसिकली 4 तरीके के जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं। फिर है रैपिंग ऑफ मल्टीपल हिस्टोन इनटू 30 nm फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। फिर है कि मल्टीपल हिस्टोन प्रोटीन को भी क्या 30 nm फाइबर में भी जब न्यूक्लियोसोम रैप करता है तो ये भी क्रोमैटिन के ग्रुप में ही आता है। डीएनए पैकेजिंग ऑफ 30 nm फाइबर इनटू द मेटाफेज क्रोमोसोम। डीएनए की पैकेजिंग मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में 30 nm फॉर्म में भी करने का काम क्रोमैटिन में ही होता है। अब एक एक करके न्यूक्लियोसोम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम कब बनता है सेल में, न्यूक्लियस में किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होंगे। न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमैटिन एंड इज मेड अप ऑफ a core particle, a linked or internucleosomal region that join the adjacent core particles। न्यूक्लियोसोम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या एक कोर पार्टिकल हमें देखने को मिलेगा और एक लिंकर या फिर इंटरन्यूक्लियोसोमल रीजन जो कि ये एडजेसेंट या फिर अलग कोर पार्टिकल्स को ये लिंक करने का काम करेंगे। अब इसमें ये है हमारा न्यूक्लियोसोम जो कि डीएनए है, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको रैप किए है। यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन आपको क्या लिंकर हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। फिर है कोर पार्टिकल। अब ये डीएनए है, डीएनए इस तरीके से नहीं गया है, डीएनए जो
हिस्टोन प्रोटीन है उन सब को घेरते हुए इस तरीके से जाता है, तब प्रॉपरली बनता है एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम, द कोर पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 146 बेस पेयर. Core particle is made up of 146 base pair of DNA coiled 1.7 times around a protein octamer, including 2 copies of each core histone H3, H4, H2A and H2B. ये चारों हिस्टोन के पार्ट हैं। अब कह रहा है कि जो कोर पार्टिकल है वो पूरा 146 बेस पेयर, जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें 146 बेस पेयर होंगे, वो क्या करेंगे, क्वाइल्ड करेंगे। वही डीएनए जिसमें 146 बेस पेयर प्रेजेंट होगा वो कितने पार्टिकल, जो प्रोटीन है 4 प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगे, वो भी क्या, कौन कौन से, H3, H4, H2A एंड H2B। ये 4 प्रोटीन 2 बार डिवाइड होंगे और इस प्रोटीन में 146 बेस पेयर इसको घेरे हुए रहेगा। मतलब अगर 2 राउंड से थोड़ा सा कम, मतलब 1.7 टाइम्स ये डीएनए पार्टिकल घेरेगा, तब बनता है कोर पार्टिकल या फिर कोर रीजन। हाउएवर द लेंथ ऑफ लिंकर रीजन वैरीज बाय स्पीसीज एंड सेल टाइप। और इसमें वेरिएशन देखने को कब मिलेगा, स्पीसीज टू स्पीसीज में, मतलब अलग अलग स्पीसीज में इन सब का जो बेस पेयर है, इन सब का जो रीज़न है कि कितने रीज़न में ये इसे घेरेगा, रैप करेगा, वो सेल डिवीज़न के टाइप में या फिर स्पीसीज के अलग अलग टाइप में अलग अलग देखने को मिलेगा। ये वेरिएबल होते हैं। द वेरिएबल लिंकर हिस्टोन्स आर इंटीग्रेटेड इन दिस एरिया. As a result, the overall length of DNA in the nucleosome might range from 160 to 241 base pair depending upon the species. जो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे थे, बेसिकली ह्यूमन सेल्स में वो 146 या 147 बेस पेयर यूज होते हैं एक कोर पार्टिकल रीजन बनाने में, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग डीएनए की लेंथ यूज होती है। बेसिकली जो मिनिमम है वो है 160 बेस पेयर से लेके 241 बेस पेयर तक ये वैरी करती है। फिर है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोटीन अरेंज रहेगा क्रोमोसोम में, बेसिकली जो यूज होता है, जो कि क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करता है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन आर द टिनी बेसिक Histones are the tiny basic in nature protein with a high proportion, approximately to 20% of the basic amino acid arginine and lysine. Histone being basic in nature, tightly linked to the DNA which is an acidic. DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये DNA हमारा एसिडिक नेचर का होता है, बल्कि जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसमें आर्जिनिन एंड लाइसिन है वो बेसिक नेचर का होगा। अब कोर हिस्टोन जो कि 146 बेस पेयर डीएनए को घेरे रहता है, उसमें 4 हिस्टोन के जो 4 तरीके के प्रोटीन हैं वो H23, H4, H2A एंड H2B, ये चारों कोर हिस्टोन कहे जाते हैं। ये छोटे बेसिक प्रोटीन होते हैं जो कि इवॉल्व होते हैं कहाँ, एक्सट्रीमली कंजर्व्ड, बहुत ही कंजर्व होते हैं, जो कि सेंट्रल डोमेन की तरह काम करते हैं डीएनए के फॉर्मेशन में, मेड अप ऑफ हिस्टोन फोल्ड डोमेन। ये 4 प्रोटीन फ्रंट से देखेंगे तो ये दुगने, मतलब 2 टाइम्स अरेंज होते हैं, आपस में जब रैप होंगे तब बनाएंगे हिस्टोन फोल्ड डोमेन, कंसिस्टिंग ऑफ 3 हेलिकल सेपरेटेड बाय अ लूप एरियाज इन द मोस्ट कंजर्व्ड रीजन ऑफ कोर हिस्टोन्स। कोर हिस्टोन्स मतलब टोटल
सबके बेस, सबके पेयर्स होंगे, सारे प्रोटीन्स के ये आपस में अराउंड होंगे, तब बनाएंगे कोर हिस्टोन का। इसे हम सेंट्रल डोमेन भी कहते हैं, जो कि हिस्टोन फोल्ड डोमेन का फॉर्मेशन करता है। इसके 3 हेलिकल होते हैं जो कि 2 लूप एरियाज के द्वारा सेपरेट रहते हैं। इसमें 2 टर्मिनल रीजन होते हैं। फिर है, अभी तक तो था कोर हिस्टोन, अब है लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन क्या काम करता है? लिंकर हिस्टोन्स कनेक्टेड विद द linker region of DNA between the 2 nucleosome cores and are not well conserved across the species। लिंकर हिस्टोन्स जो होते हैं वो लिंकर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और इनका जो काम होता है वो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करते हैं। एक न्यूक्लियोसोम ये जिसमें 146 बेस पेयर प्रेजेंट हैं और इसमें चारों हिस्टोन, कोर हिस्टोन जो हैं H3, H4A, H2B एंड H2A, ये आपस में अरेंज हैं। फिर ये एक प्रॉपर न्यूक्लियोसोम है, फिर लिंकर हिस्टोन आपस में इसे कनेक्ट करने का काम करेगा और इस तरीके से जो डीएनए की पैकेजिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये लिंकर हिस्टोन इसे कहते हैं। इसमें 2 सेंट्रल रीजन होते हैं, एक है द ग्लोबुलर नॉन सेंट्रल डोमेन और जो कि डीएनए से अटैच रहता है, और 2 नॉन स्ट्रक्चरल एंड सी टर्मिनल टेल्स भी इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं एंड थॉट टू बी द लोकेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो उसके बाद जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा वहाँ पे ये काम करती हैं। लिंकर हिस्टोन्स हैव फंक्शन इन द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में लिंकर हिस्टोन्स का क्या काम होता है कि ये स्पेसिंग और प्रोवाइडिंग ए कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम टू द मॉड्यूलेट हाई ऑर्डर कॉम्पैक्शन। ये लिंकर हिस्टोन आपस में 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम भी कराती हैं, उसमें स्पेस प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही एक कॉन्टैक्ट एरिया। फिर है डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है। 30 nm क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन के जो 3 स्ट्रक्चर थे उसमें एक टाइप है 30 nm क्रोमैटिन फाइबर। ये इसे सोलोनॉइड मॉडल भी कहते हैं। सोलोनॉइड मॉडल ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन हैज 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न इन 30 nm फाइबर अलाउज विच हैविंग अ रेडियल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो 30 nm फाइबर क्रोमैटिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा वो कैसे होगा, उसमें 6 न्यूक्लियोसोम एक टर्न पे यूज होंगे। मतलब जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, कोर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन और उसमें जो रैप्ड डीएनए है वो 6 जब यूनिट होगी तब उसका एक टर्न इस तरीके क्रोमैटिन फाइबर में अरेंज होगा, तब उसे हम कहेंगे 30 nm क्रोमैटिन फाइबर। अब coiling of nucleosome resembles a helix with a 60 angle of turn between the nucleosome phases। 60 डिग्री एंगल पे ये टर्न दिखाते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम आपस में जब फेस करेगा। As a result, the DNA protein association hierarchy can be characterized as follows। ये DNA repetition या फिर डीएनए का जो एसोसिएशन है वो किस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, उसका है डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स 2 nm एंड ए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। अब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका जो डायमीटर होता है 2 nm होता है और सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो रन करता है क्रोमोसोम के लेंथ के पास। न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ हिस्टोन। न्यूक्लियोसोम किस तरीके से बना होगा, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से। एज ए न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर, डीएनए 60 nm इन लेंथ। अब न्यूक्लियोसोम एप्रोक्स क्या कंटेन करता है, 200 बेस पेयर डीएनए के साथ
और तब फॉर्म करता है 10 nm डायमीटर फाइबर। फिर न्यूक्लियोसोम हैज़ ए डायमीटर 11 nm, hence the packaging of ratio of DNA is around 60 to 11 और around 6। ये वेरिएशन दिखाता है कि जितने mm डायमीटर के होंगे उस हिसाब से न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर और DNA अरेंज होंगे प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। फिर है 30 nm क्रोमेटिन डायमीटर इज फॉर्म्ड बाय द क्वाइलिंग 10 nm फाइबर, इट कंटेन्स 6 न्यूक्लियोसोम। जब 30 nm स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमैटिन का तो उसमें हमें 10 nm फाइबर की क्वाइलिंग देखने को मिलेगी। इसमें टोटली 6 न्यूक्लियोसोम पर क्वाइल टर्न रिजल्टिंग इन द डीएनए पैकेजिंग रेशियो ऑफ अराउंड 40। अब यहीं से डीएनए पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से 30 nm फाइबर में टोटल 6 न्यूक्लियोसोम पर क्वाइल टर्म में यूज होते हैं और किस तरीके से ये न्यूक्लियस में अरेंज होता है। फिर है हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन का क्या काम होता है? In euchromatin, folding of 30 nm fiber result in the packaging ratio of around 1000। यूक्रोमैटिन में जो प्रोटीन होता है और जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो 1000 के अप्रॉक्स बेस पेयर को कैरी किए रहता है। द पैकेजिंग रेशियो ऑफ माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम रीचेस अराउंड 10,000। To put in another way, 1 pm of mitotic chromosomal length includes around 10,000 pm of DNA। ये पैकेजिंग रेशियो जो होता है क्रोमोसोम में वो माइटोटिक मेटाफेज में 10,000 तक पहुंच जाता है। तो डीएनए इसलिए इतना ज़्यादा कंडेंस्ड होते जाता है। अब ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो 2 nm का है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन अरेंज है, ये बना रहा है 10 nm फाइबर का स्ट्रक्चर। अब ये 3 बार टर्न होंगे, ठीक है, तब बनाएंगे 30 nm फाइबर का क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जिसे हम सोलोनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं और इसमें लूप्स भी प्रेजेंट होते हैं, 30 nm लूप। और ये इस तरीके से कॉम्पैक्ट होके कई फाइबर बनाएगा, तब बनता है हमारा क्रोमैटिन। और ये जो इतना स्ट्रक्चर है ना वो क्रोमोसोम के एक छोटे से सेक्शन का है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इतना कंडेंस्ड है, उसकी टोटल स्टडी जब करेंगे तो इतने से पोर्शन का ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि फाइबर फोल्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इसे कहते हैं या फिर सोलोनॉइड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के टाइप्स की। क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे जो क्रोमोसोम है उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा? इन दिस क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडिल एरिया। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम टेक्स वी शेप ड्यूरिंग द एनाफेज। अब ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, अगर ये क्रोमोसोम के मिड में प्रेजेंट है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हाफ ऑफ क्रोमोसोम को, तो उसे कहेंगे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और इसका शेप एनाफेज में वी शेप का हो जाता है। इसे हम वी शेप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। एक है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का अनदर टाइप है। इसमें क्या होता है? In this chromosome, the centromere either has a submedian position or is present slightly distance from the center point. This type of chromosome takes G-shape anaphase। ये क्या है कि इसमें एक लेंथ जो होती है वो थोड़ा सा जो सेंट्रोमियर है एक लेंथ से ज़्यादा अटैच होगा, मतलब मिड में ना प्रेजेंट होगे, किसी और जगह पे प्रेजेंट होगा और जिस तरीके से वो जे शेप का फॉर्म करेगा इसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। फिर है
एक्रोसेंट्रिक और सब टर्मिनल क्रोमोसोम। इस तरीके के क्रोमोसोम में क्या होता है, इन दिस क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इधर हैज ए सब टर्मिनल पोजिशन और इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन एंड। अब एक एंड पे छोटा सा सब सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, सब टर्मिनल क्रोमोसोम उसे कहेंगे या फिर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम टेक्स जे और रॉड लाइक शेप, इसे रॉड लाइक या जे शेप क्रोमोसोम भी कहा जाता है। एनाफेज में ये सारे शेप देखने को मिलेंगे। फिर है होलोकाइनेटिक और होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। In this chromosome, the centromere does not have a defined location, but it is diffused throughout the chromosomal body. The entire body of this chromosome shows a centromere activity। कह रहा है कि इस तरीके के क्रोमोसोम में जो कि होलोसेंट्रिक या होलोकाइनेटिक क्रोमोसोम है, उसमें सेंट्रोमियर का लोकेशन नहीं देख पाता है, डिफाइन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये जो सेंट्रोमियर की सारी एक्टिविटीज़ को शो करने का काम करता है। अब इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है बट ये लोकेट नहीं हो पा रहा था किस पोजीशन पे, ये क्रोमोसोम के आर्म है, ये ऊपर वाले या हाफ इसकी पोजीशन को हम क्रोमैटिड्स कहेंगे। अब इसमें दो आर्म प्रेजेंट होते हैं, ऊपर का जो शॉर्ट आर्म होता है उसे पी आर्म, नीचे के आर्म जो लेंथ में ज़्यादा होते हैं उसे हम क्यू आर्म के नाम से जानते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और फर्स्ट है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। दो कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। अब है कि सेंट्रोमियर्स के क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के नंबर के बेस पे भी क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में। एक है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। इस तरीके के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होता है वो एब्सेंट रहता है और it could be caused having the centromere and other lacking it. The part of chromosome that lacks a centromere is termed as eccentric fragment. इस क्रोमोसोम को जब देखेंगे तो हमें सेंट्रोमियर का जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट नहीं देखने को मिलता या नहीं पता चल पाता है। इस तरीके के क्रोमोसोम को कहेंगे एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये स्पिंडल फाइबर बनाने में अनेबल होते हैं और सेल डिवीज़न में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। फिर है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस क्रोमोसोम ओनली वन सेंट्रोमियर इज present. The occurs on the type of chromosome highly common in the most of the species. इस तरीके के क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है जिसे हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। और इसी तरीके से जिस क्रोमोसोम में दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे उसे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, और जिस क्रोमोसोम में कई सारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे उसे हम पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ये इसकी डिटेल स्टडी है। नेक्स्ट है वी शेप क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप बेस्ड अपॉन द शेप ऑफ सेंट्रोमियर ड्यूरिंग द एनाफेज। कह रहा है कि एनाफेज में जो सेंट्रोमियर का शेप होता है उस शेप के बेस पे भी क्रोमोसोम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारा आ जाता है वी शेप। ये एनाफेज में वी शेप देखने को मिलेगा इस, या फिर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जिसे कहते हैं। एक है जे शेप, इसे सब टर्मिनल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। फिर है रॉड शेप्ड क्रोमोसोम, ये भी एनाफेज में देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम टेक रॉड लाइक शेप इंक्लूडिंग द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर है क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अपीयरेंस और उसके बेस, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्रोमोसोम 2 तरीके के होते हैं, एक लीनियर क्रोमोसोम, एक सर्कुलर क्रोमोसोम।
फिर है क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप बेस्ड अपॉन द इसेंशियलिटी ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कितना आवश्यक है उसके बेस पे भी क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ए क्रोमोसोम एंड है एक बी क्रोमोसोम। ए क्रोमोसोम क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल मेंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ a species are essential for the optimal growth and development। ए क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो नॉर्मल मेंबर हो, क्या मतलब नॉर्मल मेंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पीसीज, ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ए क्रोमोसोम में जो कि क्या करेंगे, ग्रोथ को मेंटेन करने का काम, उसके ऑप्टिमल ग्रोथ को मेंटेन करने का काम करेंगे और डेवलपमेंट को देखेंगे। फिर है बे या फिर बी और एक्स्ट्रा और सुपर न्यूमेरी और ऑक्सिलरी क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या करता है? दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट आर फाउंड इन द एडिशन ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मल जो ए क्रोमोसोम होता है उसके कंपैरिजन में जो बी क्रोमोसोम है वो स्पीसीज में अलग से पाया जाएगा। दे आर नॉट इसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ और डेवलपमेंट, और इनका कोई भी रोल नहीं होगा कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनका कोई रोल हो। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक कोड। हमने पढ़ा है जब डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए कई तरीके के कोड कैरी किए रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी किए रहता है। तो क्रोमोसोम क्योंकि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का ही पार्ट है, तो ये जेनेटिक कोड को स्टोर करने का काम करता है। द जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जो जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट या ग्रोथ में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जीन कैरी किए रहता है और यही कोड करता है बहुत से ऐसे एसिड होते हैं या प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है सेल में। क्रोमोसोम आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिफिनेट ऑर्डर ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है तो उसमें भी क्रोमोसोम उसका जो डीएनए का डिफिनेट शेप या स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करने का काम हमारा क्रोमोसोम का ही होता है। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का काम भी क्रोमोसोम का होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि ह्यूमंस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं उसे ऑटोसोम्स कहते हैं और 23वीं जोड़ी जो प्रेजेंट होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही 23वीं जोड़ी हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि ये मेल्स में जो 23वीं जोड़ी होगी वो बाकी के 22वीं जोड़ी के समान होगी, जो कि हम एक्स पेयर कहते हैं, एक्स क्रोमोसोम। मेल्स में बात करें तो उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसे एक्स वाई क्रोमोसोम कहते हैं। मेल और फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके की होगा यही क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं। फीमेल में बाकी के 22वें जोड़ी की तरह ही 23वीं जोड़ी भी होगा, लेकिन मेल्स में 22वीं जोड़ी के अलावा जो 23वीं जोड़ी होगी उसमें एक्स के साथ एक वाई क्रोमोसोम भी पाया जाएगा। यही डिफाइन करता है सेक्स डिटर्मिनेशन। Out of the 23 chromosome pairs in humans, one pair determine the sex of an individual, जिसे कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। कि कह रहा है कि जितने 23वीं जोड़ी ह्यूमंस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जिसमें एक जोड़ी क्रोमोसोम का क्या काम होगा कि ये सेक्स डिटरमाइन करेगा कि इंडिविजुअल का नेक्स्ट जनरेशन जो होगा जो फिर उसके इंडिविजुअल होंगे वो किस सेक्स के होंगे। इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। मेल्स में एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, जो 23वीं जोड़ी होगा उसमें जो एक क्रोमोसोम होगा वो एक्स होगा और एक जो लास्ट एक और होगा उसका जो जोड़ीदार उसे कहेंगे वाई क्रोमोसोम। और फीमेल्स में देखें तो दोनों ही क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स होंगे। इट इज़ द क्रोमोसोम ऑफ द मेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन केस ऑफ वाई
chromosome passed, the child will be a male, and if an X chromosome is passed, the child will be फीमेल. सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो गैमेट मेल से मिलते हैं, अगर एक्स गैमेट मिला तो एक्स और फीमेल से जाहिर सी बात है दोनों एक्स एक्स गैमेट ही मिलेंगे. तो जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा तो अगर एक्स एक्स मिला, मेल से भी एक्स मिला फीमेल से, तब वहाँ पे क्या होगा, फीमेल चाइल्ड. और अगर मेल से वाई क्रोमोसोम मिलता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम, तब वहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा. फिर है कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन. क्रोमोसोम का क्या काम होता है, ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करने का काम करता है. क्रोमोसोम कंट्रोल्स सेल डिवीजन बाय इंश्योरिंग सक्सेसफुल माइटोटिक डिवीजन. In this turn ensure that the information required by the cell for a proper growth and development has been passed the daughter cells. कंट्रोल सेल डिवीज़न को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ये एक सेल डिवीज़न से प्रॉपर ग्रोथ या क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें. इंफॉर्मेशन जो सेल कैरी किए रहता है कि किस तरीके से ग्रोथ होगी या फिर उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा या उनकी डॉटर सेल्स में इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाएगा, इन सब को कंट्रोल करने का काम क्रोमोसोम का होता है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स. इन सब कामों के अलावा क्रोमोसोम एक काम और भी करता है, वो क्या है कि ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और प्रोटीन के स्टोरेज में भी काम करता है. The sequence in which proteins are to be formed is directed by the chromosome. Also, the coiled structure of the chromosome stores these proteins. The proteins are required for the cellular activity. Sequence of protein which are formed to be the directed by the chromosome. मतलब ये प्रोटीन के सीक्वेंस को भी कैरी किए रहता है क्रोमोसोम और ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें प्रोटीन स्टोर हो सके. ये दीज द प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्यूलर एक्टिविटी. और ये सारे प्रोटीन सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो ये थी हमारी आज की क्लास. इस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम क्या है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्रोमैटिन का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से फॉर्म होते हैं या फिर और किस तरीके से ये कंपोज होंगे, तब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. और वीडियो ज़रूर देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगी आपकी वीडियो. थैंक यू.